तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ाई कर लिया? क्या पढ़ाई हुई थी कि पहले वाले क्लास में आपने क्या पढ़ा? लाइसोसोम के बारे में पढ़ा। लाइसोसोम के बारे में आपने देख लिया, लाइसोसोम किस तरह से वर्क करता है, और लाइसोसोम ड्यूरिंग द फंक्शन वो कितने तरह से स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। तो आपने देखा उसमें प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम, यानी प्राइमरी या सेकेंडरी जो मेन है, ठीक है। तो सेकेंडरी का आपने देखा था हेट्रोफैगोसोम है, ऑटोफैगोसोम है ना, और रेसिड्यूअल बॉडी है। तो इस तरह से जो है वो लाइसोसोम है। तब लाइसोसोम का फंक्शन क्या होगा उसको थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। थोड़ी सी बात कर लेते हैं फंक्शन पे। तो हमको टॉपिक लेना है यहाँ पे आज फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। टॉपिक बनाइएगा फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। तो कुछ खास खास फंक्शन की बात करेंगे, क्या करता है लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम क्या करता है उसको समझना है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान देते हैं किस किस में क्या होता है। तो जैसे मान लिया कि कुछ अगर हम सेल की बात करें, जैसे अमीबा है या पैरामीशियम है। तो अमीबा और पैरामीशियम जब फूड इनटेक करता है तो उसमें फूड का डाइजेशन कैसे होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें फूड का डाइजेशन जो है वो लाइसोसोम की मदद से ही होता है। फिर आ गया कि आपने देखा कि हमारे सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनल अगर डैमेज हो रहा है तो वो डैमेज सेल को सेल से क्या करता है बाहर निकाल देता है, यानी सेल के अंदर अगर किसी तरह से कोई वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है ना, वो डेड ऑर्गेनल के रूप में ही हो, तो उसको भी बाहर निकालने का काम करता है, यानी क्लीनिंग ऑफ दिस सेल। क्लीनिंग ऑफ दिस सेल इस अनुसार से अगर ज्यादा से ज्यादा अगर सेल में किसी तरह का प्रॉब्लम आ गया और उसके कारण अगर कोई प्रॉब्लम होने वाली है तो क्या होता है, लाइसोसोम ब्रस्ट करता है, और लाइसोसोम ब्रस्ट होकर के वो क्या करता है, सेल को डाइजेस्ट कर जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं उसको सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल भी बोलते हैं, है ना। तो इसको लिख सकते हो आप, है ना। लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, तो इन अमीबा, इन अमीबा लाइसोसोम, लाइसोसोम takes part in, lysosome takes part in digestion of food materials, जो भी फूड मटेरियल्स है उसका डाइजेशन करता है, डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल। इसके बाद कह सकते हैं, है ना, इट removes, it removes the, it removes the worn out, worn out cell organelles, cell organelles from the cell। अगला पॉइंट, इसके बाद कहेंगे it acts as, it acts as cleaner, cleaner or sweeper of the cell, sweeper of the cell, क्लीनर और स्वीपर ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। इसका कई नाम है, सैनिटरी ऑफिसर बोल सकते हैं, डिमोलिशन स्क्वाड बोल सकते हैं, कई तरह के काम करते हैं, है ना। इसके साथ साथ समझ लो एक और चीज जो आपने बताया था या पढ़ा था आपने कि जो जो गोल्गी बॉडी है
है ना, जो गोल्गी बॉडी है वो फॉर्म करता है एक्रोसोम। तो एक्रोसोम में एक्चुअली क्या कंटेन करते हैं, हाइड्रोलेस यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करते हैं। तो वो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो लाइसोसोम का ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है कि एक्रोसोम जो है वो एक्चुअली में क्या होगा, लाइसोसोम के थ्रू बनता है, क्योंकि इसके अंदर तो लिख सकते हैं एक्रोसोम, एक्रोसोम कंटेन, एक्रोसोम कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक, एक्रोसोम कहने से सिर्फ पता नहीं चलेगा, ऐसे करके लिखेंगे एक्रोसोम ऑफ स्पर्म सेल कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इवन इतना ही नहीं, कुछ जो छोटे छोटे जो सीड होते हैं, है ना, तो आप कह सकते हो कि सीड जर्मिनेशन के समय, ठीक है, तो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन फूड मटेरियल्स, food materials are solubilized, solubilized by lysosome, लाइसोसोम उसे सॉल्युबल बना देता है, ठीक है। हो गया, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया इसको। हम्म, चलिए नोट कर लिया इसको। अब इसका एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसोसोम को क्यों कहते हो आप सुसाइडल बैग, तो यहाँ पे एक नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लाइसोसोम इज पॉपुलरली, पॉपुलरली पॉपुलरली lysosome is popularly known as, known as suicidal bag of the cell, suicidal bag of the cell, because 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 it digest, it digest or kill the, kill the damaged, damaged cell, damaged cell, damaged cell, or 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 remove,
removes worn out cell organelle। तो डैमेज अगर सेल हो गया तो उसे किल कर देता है, डाइजेस्ट कर जाता है। तो ये चीजें हो गई। चलिए अब टॉपिक बनाएंगे हम लोग, वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। हो गया? नोट कर लिया आपने? मिटा दूं? चलिए, तो ये लाइसोसोम हो गया कंप्लीट। अभी हम लोग को पढ़ना है वैक्यूल। वैक्यूल टॉपिक बना लेंगे, वैक्यूल। ये वैक्यूल क्या है उसको समझना है। जैसे अगर हम प्लांट सेल बनाते हैं तो प्लांट सेल में हमें क्या मिलता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। प्लांट सेल में हमको इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाता है। आपको समझ में आ गया होगा, प्लांट सेल बनाने के लिए तो आ ही गया होगा कि कैसे बनाना है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर आपने बनाया है क्या, सेल वॉल। सेल वॉल बनाया है, ठीक है। अब हम नॉर्मली इसमें बात कर लेते हैं कि ये जो स्पेसियस स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बड़ा सा, ये जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं वैक्यूल। एक्चुअली में प्लांट सेल में जो पाया जाने वाला वैक्यूल है उसको कहते हैं सैप वैक्यूल, है ना। इसको कहते हैं सैप वैक्यूल। ये हो गया सैप वैक्यूल। ये जो वैक्यूल है इसका ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल को कहते हो टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल को कहते हैं टोनोप्लास्ट। इवन कुछ वैक्यूल्स में, जो वैक्यूल है इस वैक्यूल में फ्लूइड भरा रहता है, वेस्ट मटेरियल भरा रहता है, तो इसको हम लोग नाम देते क्या है, सेल सैप। क्या नाम देते हैं इसको, सेल सैप कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, वेस्ट मटेरियल रहते हैं और सम ऑफ द एक्स्ट्रा मटेरियल जो कि यूजफुल है वो इसमें कंटेन करता है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि ये वैक्यूल क्या है। तो दिस इज द स्पेस और एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म कवर्ड विद द मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन कवरिंग की जो स्पेस है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं वैक्यूल। याद रखना है कि जो प्लांट सेल है उसमें जनरली क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होते हैं, बड़ा सा वैक्यूल होता है। ये करीब करीब 50 to 90% जो सेल का एरिया है, वॉल्यूम है, उसको ऑक्युपाई कर लेता है। लेकिन याद रखना है कि प्लांट सेल में सिंगल लार्ज, बेसिकली सिंगल लार्ज वैक्यूल कंटेन करते हैं। लेकिन एक बात और भी देखा गया है कि प्लांट सेलिंग अगर इमेच्योर है तो दे कैन कंटेन मोर वैक्यूल, बट आफ्टर द मैचुरेशन और ड्यूरिंग द मैचुरेशन पीरियड जो वैक्यूल है, छोटे छोटे वैक्यूल हैं, दे कैन अरेंज और एक दूसरे से ज्वाइन करके ये बड़ा वैक्यूल बना लेता है। ठीक है, ऐसा होता है। बट एनिमल सेल में देखा गया है कि एनिमल सेल कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ वैक्यूल, मोर अ स्मॉल नंबर ऑफ वैक्यूल, सॉरी, मोर नंबर ऑफ वैक्यूल रहेगा अ स्मॉल इन साइज। यानी जो एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल ज्यादा हो सकते हैं लेकिन उनका साइज क्या होगा, छोटा होगा। या तो वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं भी पाए जा सकते हैं, अगर पाए जाएंगे तो मोर इन नंबर और स्मॉल इन साइज, ये ध्यान में देखा जा रहा है। फिर आप वैक्यूल की बात करेंगे तो चूंकि इसमें वेस्ट मटेरियल स्टोर करते हैं तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वेयर हाउस ऑफ द सेल, है ना। वेयर हाउस ऑफ द सेल या स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल भी इसको बोल सकते हैं। अब वैक्यूल क्या है, कई तरह के वैक्यूल है। जैसे अमीबा में फूड वैक्यूल बनता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनता है, बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल बनता है, और प्लांट में सैप वैक्यूल बनता है। तो वैक्यूल बेसिकली कितने तरह के हैं, 4 टाइप्स हो जाएंगे।
कौन कौन हो जाएंगे? स्टेप वैक्यूल फॉर द प्लांट के लिए, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल फॉर द अमीबा एंड पैरामीशियम के लिए, और गैस वैक्यूल जनरली किसमें? तो प्रोटोजोआ में बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करते हैं कि वैक्यूल है क्या। नोट कर लो, तो लिख सकते हैं द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, है ना, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस प्रेजेंट इन cytoplasm, present in cytoplasm is called vacuole, है ना, इट्स कॉल्ड वैक्यूल। क्लियर है? अब ध्यान देना है, इसको मिटा देता हूं। डिपेंडिंग अपॉन किस पे, क्या चीज के अंदर है, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट एंड depending upon the content and function, depending upon the contents and function, vacuole is of कितने तरह के होंगे, कितना तरह के वैक्यूल हो जाएंगे फंक्शन के बेसिस पे? 4 टाइप, अभी बताया था ना, 4 टाइप। कौन कौन? तो फर्स्ट में आप नोट करेंगे स्टेप वैक्यूल, स्टेप वैक्यूल। चलिए नोट कर लिया आपने इसको? तो नोट कर सकते हैं इसको कि क्या है ये। तो ये फ्लूइड फिल्ड या स्टेप फिल्ड जो, हाँ, जो स्टेप फिल्ड वेसिकल्स है ना, जो स्टेप फिल्ड वेसिकल्स है, जो एनिमल और प्लांट सेल में पाया जा सकता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको द फ्लूइड और सैप, फ्लूइड को ही सैप बोल रहे हैं, द फ्लूइड और सैप फिल्ड वेसिकल, ठीक है, वेसिकल, द फ्लूइड और सैप फिल्ड वेसिकल्स और वैक्यूल, द फ्लूइड और सैप फिल्ड वेसिकल्स और वैक्यूल फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट सेल, एनिमल एंड प्लांट सेल में मिलता है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात इस पे करनी है कि इन प्लांट सेल लार्ज वैक्यूल is present, large vacuole is present which occupies 50 to 90%, 50 to 90% part of cell। ठीक है,
ठीक है, तो सेप वैक्यूल चूंकि बीच में रहता है जनरली, इसलिए इसको सेंट्रल वैक्यूल भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में? अब थोड़ी सी बात आगे कर लेते हैं। क्लियर है ना? तो अब इसमें क्या है, सेप वैक्यूल, सेप वैक्यूल को और क्या कहेंगे, सेंट्रल वैक्यूल। सेप वैक्यूल और सेंट्रल वैक्यूल, सेप वैक्यूल और सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल कवरिंग मेम्ब्रेन, है ना? सेप वैक्यूल और सेंट्रल वैक्यूल कवरिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं कि ये काम क्या कर रहा है। तो कह सकते हो इट स्टोर्स, it stores it stores waste materials and extra water in plant cell and also known as warehouse, warehouse or storehouse, storehouse, storehouse of the cell, storehouse of the cell, warehouse और storehouse of the cell बोल सकते हैं। बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कहते हो ना कि जो बीट रूट है उसका कलर कैसा है ना? तो बीट रूट में जो कलर है आपको जो कैसा मिलता है, कैसा कलर मिलता है बीट रूट का? पर्पल कलर जैसा। तो वो जो कलर है वो एंथोसियान के कारण होता है, और ये एंथोसियान जो है वो वैक्यूल में प्रेजेंट रहते हैं, बहुत ज्यादा है। जैसे ही काटते हैं निकल आता है, तो ये कंडीशन बनता है कि क्यों निकल रहा है ज्यादा। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं इन एनिमल्स है, इन एनिमल्स है vacuoles are large in number, large in number and a small in size, even it is found, अगर पाया गया तो, अगर एनिमल सेल में वैक्यूल पाया गया तो वो छोटा होगा लेकिन उसकी संख्या ज्यादा होगी। अरे बात समझ में, संख्या ज्यादा होगी। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात करते हैं तो क्या होता है, एक ऐसा वैक्यूल है जो जनरली क्या करता है, ये स्पेशलाइज्ड, ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड वैक्यूल है जो एक्स्ट्रा फ्लूइड को कलेक्ट करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म और इसको बॉडी से बाहर, सेल से बाहर फेंक देता है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेसिकली क्या कंटेन कर रहा है, तो वो फ्रेश वाटर भी कंटेन कर रहा है, कुछ वेस्ट मटेरियल भी उसमें हो सकते हैं, और इस कारण से हम इसको मानते हैं कि कुछ जो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है उनमें ये एक्सक्रीटरी पार्ट के रूप में काम करता है, एक्सक्रीशन के रूप में काम करता है ना। कुछ अलगी में भी पाया जाता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसमें, पहले बनाते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इट इज द स्पेशलाइज्ड, it is a specialized vacuole, it is a specialized vacuole which collect extra fluid, which collect extra fluid from the cytoplasm, from the cytoplasm and thrown out of the cell, ठीक है। तो ये चीजें आपको है हो गया। चलिए अब आगे समझते हैं क्या दूसरा पॉइंट इसका, कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, contractile vacuole takes part in excretion, takes part in excretion of waste material, waste material, waste materials इसके बाद कह सकते हो किस में पाया गया, इट इज फाउंड इन, इट इज फाउंड इन किस में पाया जा सकता है ना, इट इज फाउंड इन अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम and in some simple algae, some simple algae जैसे कौन सा एल्गी की बात करें क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में पाया जाएगा। और अगर नाम सुने होंगे तो जूस्पोर होता है ना, कुछ एल्गल गैमीट होते हैं उसमें भी पाया जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन जो है ना, वो याद रखना कि ये एक्सक्रीशन का भी काम करता है। चलिए ये नोट कर लिया। अब जो थर्ड नंबर वैक्यूल है वो है हमारा फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल कैसे बन रहा है, तो आपने देखा था उस दिन जब आप पढ़ रहे थे इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस जिस जब पढ़ रहे थे तो उस दिन आपने देखा था कि किस तरह से अमीबा जो है बाहरी फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर ले जा रहा है, सेल के अंदर ले जा रहा है ना। किस तरह से अमीबा, किस तरह से अमीबा जो है आउटसाइड फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर ले जा रहा था और फिर फॉर्मेशन कर रहा था वो फूड वैक्यूल का, है ना। तो लिख सकते हैं द वैक्यूल, the vacuole which formed
The vacuole which formed after engulfing the food material is called food vacuole. Called food vacuole. ठीक है. It is found in amoeba, paramecium, etc. इन सब में पाया जाएगा. क्लियर है. हो गया. नोट कर लिया आपने. ठीक है. तो ये जो गैस वैक्यूल की बात हो रही है, एक्चुअली में गैस वैक्यूल जो होता है, दिस इज नॉट द ट्रू वैक्यूल. इसको हम लोग एक और टर्म देते हैं, स्यूडो वैक्यूल बोलते हैं इसको. स्यूडो वैक्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वैक्यूल हमेशा नहीं बनता है. समय समय पे बनेगा, जब कभी ज्यादा जो है मेटाबॉलिक गैसेस बन जाता है, जैसे कुछ प्रोकैरियोट्स हैं, है ना, जैसे मिथेनोजेंस है, इसमें मीथेन बनते हैं. या कह सकते हो कभी कभी जो है किसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिक गैसेस है ना, उसका जो फॉर्मेशन हो रहा है प्रोकैरियोट के अंदर, तो उसको स्टोर करता है. तो ये जनरली कभी कभार बनते हैं, इसीलिए हमेशा नहीं बनता, इसलिए इसको हम कह सकते हैं सूडोवैक्यूल, और ये बेसिकली प्रोकैरियोट में ही बनते हैं. तो आप लिख सकते हैं इसको गैस वैक्यूल, है ना. तो कह सकते हैं द वैक्यूल which stores the gas which sorry the vacuole which stores metabolic gases. The vacuole which stores metabolic gases is known as gas vacuum, है ना. गैस वैक्यूम. इसको और लिख सकते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्यूडो वैक्यूल और एयर वैक्यूल बोल सकते हैं, है ना. क्या हो सकते हैं इसको, एयर वैक्यूल बोल सकते हैं, एयर वैक्यूल बोल सकते हैं. अब ये किस में पाया जाएगा, ये, तो इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरिया.
बैक्टीरियल सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कहो या बैक्टीरियल सेल कहो, ठीक है। काम क्या करता है? तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करता है, बायोन्सी देने का काम करता है ना। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये बैक्टीरिया को मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बायोन्सी, ये बायोन्सी देता है, क्योंकि है ना, बायोन्सी देता है। एंड जो मान लिया जाए कि इंटेंसिटी अगर हार्मफुल रेडिएशन है तो उसको भी डाइल्यूट करने का काम करेगा, रोकने का काम करेगा। एंड डाइल्यूट द हार्मफुल इंटेंस हार्मफुल रेडिएशन, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ हार्मफुल रेडिएशन को डाइल्यूट कर देता है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया, वैक्यूल का सेक्शन कंप्लीट हो गया। क्लियर है? बता दूं? अब हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ कॉमन जानकारी ये है, जैसे आप कह सकते हो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल, है ना, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल आप माइटोकॉन्ड्रिया को कह सकते हैं। ऐसे तो सारे ही सेल ऑर्गेनल इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये एनर्जी जनरेट करता है। ऐसे तो कह सकते हैं कि अगर कोई भी एक सेल ऑर्गेनल उसके अंदर नहीं है, जैसे आप मान लीजिए कि गोल्गी बॉडी आपने पढ़ा, गोल्गी बॉडी नहीं है तो भी बहुत सारे काम नहीं होंगे। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि आप अगर कहोगे कि क्या ऑल ऑर्गेनल्स का प्रेजेंट होना किसी सेल में बहुत जरूरी है, तो वे बातें डिपेंड करती है कि सेल कैसा है भाई। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो इसकी बात करेंगे, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो इस पे बात करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे सेल ऑर्गेनल में सारे सेल्स में सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट ही होते हैं। जैसे मान ले कि अगर हम आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी में कोई लिविंगनेस है नहीं, आरबीसी में कोई लिविंगनेस है नहीं, क्योंकि उसके पास तो ना न्यूक्लियस है, ना उसके पास किसी तरह का कोई सेल ऑर्गेनल है। तो फिर भी उसको हम कहते हैं कि लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज मानते हैं, है ना। बिना किसी सेल ऑर्गेनल के, बिना किसी न्यूक्लियस के आप उसको लिविंग कर मानते चले आ रहे हो। तो क्या सचमुच में ये बात है? तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो आरबीसी के ये जो लाइफ स्पैन की बात होती है वो डिपेंड अपॉन देयर फंक्शन होता है, कि उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है या उसके पास कितने समय तक जो है वो हीमोग्लोबिन को कैरी कर सकता है ना, कितने समय तक जो है वो ऑक्सीजन को जो है वो कैरी कर सकता है, तो इस पे डिपेंड करता है। ऐसे मान सकते हो कि आरबीसी क्या है, यूकैरियोटिक ह्यूमन बॉडी में या यूकैरियोटिक एनिमल में वो एक तरह से कह सकते हैं फॉल्स सेल की तरह है। ठीक उसी तरह से आपका जो है, बात किया था ना हमने, जिस समय बात हो रही थी स्मॉलेस्ट सेल, तो उस पर बात हुई थी। तो इस तरह से मान सकते हो। तो ब्लड प्लेटलेट्स की बात करो तो ये भी इसी तरह से है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक की बात करो तो उसमें थोड़ी ना माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है,
लेकिन एक टर्म सुनोगे कभी, इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। आप कभी सुनोगे इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, तो इसमें बताया जाता है कि जो डेवलपमेंट हुआ है, शुरुआत में तो प्रोकैरियोटिक सेल ही था, है ना, लेकिन प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल बना कैसे। तो ये सिम्बायोटिक थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा कुछ है कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनल जो थे वो एज अ पैरासाइट के रूप में रहते थे प्रोकैरियोट के पास, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कन्वर्जन हो गया। किसमें कन्वर्जन हो गया, यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्जन हो गया। तो इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी के अनुसार से समझेंगे तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हालांकि आगे की क्लास में समझना है। तो आइए समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। टॉपिक बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं इसको, द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल। अब इसको अगर हम कहेंगे तो किसने इसको डिस्कवर किया, किसने इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा, ठीक है। तो अगर हम समझते हैं तो 1850 की बात है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कॉलिकर। कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया और उसी ने कहा कि ये जो है एनर्जी मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, एटीपी फॉर्म करता है, स्टोर भी करता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ दी सेल बोल सकते हैं, है ना। क्या कहेंगे इसको, पावर हाउस ऑफ दी सेल बोल सकते हैं, ठीक है। अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका एक्चुअल मतलब क्या है ना। तो समझिएगा, एक मतलब निकालते हैं हम। माइटोज, माइटोज का मतलब होता क्या है, माइटोज का मतलब होता थ्रीड। माइटोज में होता क्या है, थ्रीड, धागा। और जो कॉन्ड्रियन वर्ड है ना, जो कॉन्ड्रियन वर्ड है उसका मतलब क्या है, तो कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन। कॉन्ड्रियन का मतलब क्या होता है, ग्रेन। तो थ्रीड और ग्रेन को मिलाओगे तो कैसा कुछ स्ट्रक्चर आने वाला है ना, कैसा स्ट्रक्चर आने वाला है। तो ये स्ट्रक्चर आने वाला है कि ऐसे करके आपने बना दिया थ्रीड, इस तरह से आपने बना दिया थ्रीड, और इस तरह से अगर हम ग्रेन की बात करेंगे तो इस तरह से बन गया ग्रेन। तो थ्रीड हो गया और ग्रेन हो गया। तो ये कुछ इस तरह से ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, ग्रेन के जैसा है ना। इसी स्ट्रक्चर को अगर हम बड़ा करें तो कुछ इस तरह से बड़ा होगा। इस स्ट्रक्चर को किस तरह से बड़ा कर सकते हैं, है ना। और अगर इसको बड़ा करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ, इसको अगर हम बड़ा करेंगे तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ सकते हो। यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। बड़ा करते हैं इसको, तो इसको अगर मैं बड़ा करूं तो पहले बनाना नहीं समझना है, पहले इस तरह से स्ट्रक्चर मिल रहा है। इस तरह से स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये है ना, ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर जो है इस तरह से, अगर हम थोड़ा सा इसको अगर हम 3D फॉर्म में करें तो इस तरह से हो जाएगा, ये लोअर वाला पोर्शन। जिस तरह से एक नींबू होता है ना, लेमन, तो इस लेमन की तरह आप इसको क्या करोगे, कट करोगे।
है ना, नींबू जैसे होता है, कुछ इस तरह से नींबू रहेगा, कुछ इस तरह से नींबू रहेगा, ऐसे करके उभरा हुआ हल्का सा पोर्शन रहता है, और इसको कट करते हैं ऐसे करके। तो कट करते हैं तो क्या मिलता है, इस तरह से मिलता है, ऐसा मिलता है, इस तरह से मिलता है। ठीक है, तो उसी तरह से हमने क्या किया है कि इसको अगर हम कट करेंगे तो हमें किस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड कर देते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा कट पोर्शन, माइटोकॉन्ड्रिया का कट पोर्शन मिल जाएगा, है ना, इस तरह से कट पार्ट मिल जाएगा। और हम लोग फिर देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। अभी डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है तो ये बाहरी मेम्ब्रेन हो गया। इसका जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन इस तरह से रहता है, और ये फिंगर लाइक हैंगिंग प्रोजेक्शन बनाता है, इस तरह से ये फिंगर लाइक हैंगिंग प्रोजेक्शन बनाता है, इस तरह से फिंगर लाइक हैंगिंग प्रोजेक्शन बना रहा है, इस तरह से। ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह से बना देंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में, इस तरह से हैंगिंग प्रोजेक्शन बनाएंगे, ऐसे करके बनाएंगे। तो ये कट पोर्शन देख लेते हैं, तो ये बन गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। आ रही बात समझ में, क्लियर है ना, क्लियर है। ये हो गई बात माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसके अंदर के पार्ट को और थोड़ा लेवल करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक कैसा है, थ्री डॉर ग्रेन जैसा, है ना, थ्री डॉर ग्रेन जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर हमको मिल रहा है इस तरह से डॉट लाइक लाइन, जिसको हम यहाँ पर डॉट लाइक लाइन के रूप में दिखा देंगे, इस तरह से डॉट लाइक लाइन, इस तरह से ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, आ रही बात समझ में, किस तरह से आपको करना है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया। अब इस तरह से इसमें डॉट लाइन आप इसमें डाल दो, फिल कर दो इसको, और इसको कंसीडर करते हैं कि ये है मैट्रिक्स। जो फ्लूइड पार्ट होता है, जो फ्लूइड पार्ट फिल्ड है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जैसे कि आपने क्लोरोप्लास्ट में बनाया था, तो उस तरह सॉरी, जिस तरह से क्लोरोप्लास्ट में होता है उस तरह से यहाँ पर भी फ्लूइड भरा हुआ है, विच इज द मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है कि बनाना है, इसके पास इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसे करके बना दिया, इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया। ये राइबोसोम दिखाया जा रहा है, इस तरह से राइबोसोम दिखा रहे हैं। इस तरह से आप सर्कुलर फॉर्म में इसका जो है आप डीएनए दिखा सकते हो, इस तरह से आपने राइबोसोम इसमें दिखा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ एंजाइम्स मॉलिक्यूल आप इस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि एंजाइम्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना, एंजाइम्स मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है, इस तरह से आप इसमें दिखा सकते हो। फिर आ गई बात, ठीक है, कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो,
ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के ऊपर में रैकेट से, जैसे होता है ना रैकेट, बैडमिंटन रैकेट, टेनिस रैकेट, तो उस तरह से स्ट्रक्चर इसके पास प्रेजेंट है, इसके पास उस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो इस स्ट्रक्चर को आप जानते होंगे, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल, या इसको हम कहते क्या है, इसको कहते हैं ऑक्सीजोम। तो ऑक्सीजोम यहाँ पे प्रेजेंट रहे, यहाँ पे ऑक्सीजोम प्रेजेंट भी है। और ऑक्सीजोम के पास रिस्पिरेटरी चेन कंटेन कर रहा है, यानी ऑक्सीजोम ऐसा मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा। तो ऑक्सीजोम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन को ये बाइंड कर सकता है। और यही बात है कि जो ऑक्सीजन होता है वो साइटोप्लाज्म में न रह करके ऑक्सीजन कहाँ चला आता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला आता है। और जो रिस्पायरेशन का जो मेन काम होता है, जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, वो सेलुलर रिस्पायरेशन होता कहाँ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। और उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मेथड के थ्रू, आप उसको अभी नहीं समझ पाओगे बट नाम को ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि जो चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसके पास करने से क्या होता है, जो एडीपी है वो कन्वर्ट होता है किसमें, एटीपी में, और ये एटीपी स्टोर हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज ये फॉर्मेशन करता है किसका, तो एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से आपको मिल गया माइटोकॉन्ड्रिया। आवाज बात समझ में आ गई, फिगर आपने बना लिया इसको। अब इसको लेवल कर देना है। अब अगर आप लेवल करोगे तो कौन कौन सा पार्ट क्या है, तो ये जो पार्ट है, जो जिसको हम कह सकते हैं कि ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, तो ये ऑटर लेयर हो गया, ऑटर लेयर या ऑटर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। और ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर लेयर या इनर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। और इनर मेम्ब्रेन चूंकि स्मूथ नहीं है, आउटर मेम्ब्रेन और स्मूथ है, और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये ज्यादा ये लेस परमिएबल है, और ये थोड़ा परमिएबल होता है। और इनर मेम्ब्रेन से जो ये हैंगिंग प्रोजेक्शन बना है, दिस इज कॉल्ड द, इसी हैंगिंग प्रोजेक्शन को कहते क्या है, तो इसको कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी बोलते हैं प्लूरल में, और क्रिस्टा बोलते हैं सिंगुलर में। ठीक है, तो क्रिस्टी का फॉर्मेशन हुआ। इसके साथ साथ ये जो फ्लूइड स्ट्रक्चर है, ये जो फ्लूइड है यहाँ पे इस तरह से, इस फ्लूइड को डिनोट कर दोगे तो फ्लूइड क्या हो जाएगा, तो दिस इज द मैट्रिक्स, है ना, ये मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद आप अगर समझते हो तो इसके अंदर ये जो क्रिस्टी है उसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इस स्ट्रक्चर को आप डिनोट कर सकते हो। ये जो स्ट्रक्चर है ये है ऑक्सीजोम है, इसको हम ऑक्सीजोम बोलते हैं, या F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, और फिर ये दिखाना है कि इसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट है, इसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट है। और जिसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम भी प्रेजेंट हो, खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम भी प्रेजेंट हो, तो उसको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट है, इसीलिए क्या कहलाएगा, सेमी ऑटोनोमस कहलाएगा, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहलाएगा। और इस तरह से कुछ आप इस तरह से ऐसे करके दिखा दो, ये इंजाइम्स, इंजाइम्स ग्रेनुअल या मॉलिक्यूल दिखा दो, है ना। ठीक है, इंजाइम्स इस तरह से दिखा दिया, इंजाइम्स मॉलिक्यूल, कि जो इंजाइम्स है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। और एक बात का याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी फॉर्मेशन का प्रोसेस है, जिसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है, वो रिस्पायरेशन के समय होता है। उस प्रोसेस को एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया हुआ है, उस साइकिल को हम कहते हैं क्रेब साइकिल। यानी क्रेब साइकिल जो रन हो रहा है वो किसके अंदर रन हो रहा है, क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही रन हो रहा है। ठीक है, फिर आपको ध्यान देना है कि ये जो स्पेस है ना, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है, ये स्पेस क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस।
पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं इसको, है ना। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, पेरी किनारे में, पेरीफेरल है तो पेरीफेरल यानी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो बना लीजिए आप माइटोकॉन्ड्रिया, आपको समझ में आ गया होगा कैसे और कौन सा पार्ट क्या है। ठीक है, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसका जो डिटेल है, वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे, कल करेंगे, है ना। तो अगले क्लास में हम लोग ये बातें आगे करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का और क्या क्या फीचर है, क्या क्या फंक्शन है ना। इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, इसको देखेंगे बारीकी से कि आखिर ये कैसे काम कर रहा है। एनी प्रॉब्लम? क्लियर?